Hello students, today we will study Principles of Inheritance and Variation Part 4. First we will study about pleiotropy. So in the last class we studied about multiple allelism. So what was multiple allelism? When many genes control a single character, as in AB blood group of human being. So pleiotropy is the reverse. It is the phenomena in which a single gene influences more than one phenotype. So a single gene controls more than one phenotype or appearance. Example, starch synthesis in pea. तो जो पी है इसमें स्टार्च का प्रोडक्शन होता है पी सीड में. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय वन जीन. जो स्टार्च का प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है वन सिंगल जीन. इट हैज़ टू एलील्स. जो ये जीन है इसके दो एलील्स हैं, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. व्हेन कैपिटल बी एंड कैपिटल बी आर कंबाइंड, यानी कि होमोजाइगस और डोमिनेंट, सो लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड. व्हेन स्मॉल बी एंड स्मॉल बी और रिसेसिव आर कंबाइंड, स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड. बट व्हेन कैपिटल बी एंड स्मॉल बी आर प्रोड्यूस्ड, they are combined, intermediate starch grains are produced. It means this gene is showing incomplete dominance with respect to production of starch grains, but this gene also controls the shape of seeds. For example, when capital B or the dominant alleles were present, the seeds were round. When recessive alleles were present, the seeds were wrinkled. And when it was heterozygous and both alleles were present, the shape was round. So here it is showing dominance. So we can see that one gene, which was B, it is influencing two phenotypes. One is the production of starch grains and the second is the shape of the seeds. This phenomena or process is called pleiotropy. Now let us see chromosomal theory of inheritance. So in the last class we studied about Mendel's laws of inheritance. So these were later modified and helped by later scientists. Till 1900, Mendel's work was unrecognized. So it was not considered. In 1900, we know that three scientists, D. Varese, Correns and Shermack, independently rediscovered Mendel's results on the inheritance of characters. By this time, microscopy also developed. So microscopes improved. So cell division could be carefully observed. So इस समय तक क्या हुआ, माइक्रोस्कोप्स डेवलप होते गए और एज अ रिजल्ट सेल डिवीजन को भी जो साइंटिस्ट थे वो इजीली ऑब्जर्व करने लगे. इस टाइम में ही बहुत सारे पार्ट्स जो सेल्स के थे वो डिस्कवर हुए, जिनमें से एक था क्रोमोसोम. तो हमें पता है कि क्रोमोसोम क्या है, दे आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर. दे वर डिस्कवर्ड एज कलर्ड बॉडी इन न्यूक्लियस. तो देखा गया कि न्यूक्लियस को जब स्टेन किया जाता है या उसे माइक्रोस्कोप में देखने के लिए कलर किया जाता है, तो सबसे पहले जो मटेरियल इस कलर को एब्जॉर्ब करते हैं वो हैं क्रोमोसोम्स, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. क्रोम का मतलब होता है कलर. बाय 1902 क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट. सो 1902 जब ये टाइम आया तो क्रोमोसोम्स का जो मूवमेंट है मियोसिस में, हमें पता है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं हाफ हाफ. तो ये जो प्रोसेस है क्रोमोसोम का जो मूवमेंट है मियोसिस में, ये भी स्टडी किया गया. आफ्टर दैट टू साइंटिस्ट वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी, इन्हें सटन और बोवेरी भी कहा जाता है, they noted that the behavior of chromosomes was parallel to behavior of genes. तो इन्होंने नोट किया कि क्रोमोसोम्स का सेल डिवीजन में जो बिहेवियर है, जो उनका डिवीजन है, सेपरेशन है, पेयरिंग है, इट इज़ सिमिलर लाइक द बिहेवियर ऑफ
जीन्स। तो जैसा कि क्रोमोसोम्स बिहेव करते हैं वही जीन्स भी बिहेव करते हैं। इसका मतलब क्रोमोसोम्स में ही जीन्स होते हैं। एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल लॉज, और इन्होंने मेंडल की लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए क्रोमोसोम का मूवमेंट इसको कंसीडर किया। यानी जो मेंडल के अनुसार फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और उनका कोई अपीयरेंस वो नहीं बता पाए, ये सटन और बोवेरी ने बताया कि जो फैक्टर्स हैं वो एक्चुअल में क्या हैं, दे आर जीन्स। द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जब एक क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर होते हैं या फिर सेपरेट होते हैं, दे वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड। तो जब क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं या सेपरेट होते हैं तो इनके साथ साथ जो फैक्टर्स ये कैरी कर रहे हैं यानी जो जीन्स हैं उनका भी सेपरेशन और पेयरिंग होता है। द क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन अकर इन पेयर्स, और दोनों ही पेयर्स में होते हैं। द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट्स ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो जो टू एलील्स, एक जीन के जो दो एलील्स होते हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में होते हैं और उन पर कहाँ होते हैं, होमोलॉगस साइट्स। यानी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर फाउंड इन वन पेयर। जैसे कि हमने कहा क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो हमें पता है क्रोमोसोम 1 क्या होता है, ये पेयर में है, जोड़े में है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में सेम साइट्स पर होते हैं एलील्स। दिस इज वॉल्टर सटन, थियोडोर बोवेरी, और बाद में मेंडल लॉ को सपोर्ट किया थॉमस हंट मॉर्गन ने। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए एनिमल्स पर। थॉमस हंट मॉर्गन, ही एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन्होंने जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ही वर्कड विथ टाइनी फ्रूट फ्लाइज, तो इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किए, फ्रूट फ्लाइज, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। फ्रूट फ्लाइज वर फाउंड सूटेबल फॉर हिज स्टडीज बिकॉज, इन्होंने फ्रूट फ्लाई को ही क्यों सिलेक्ट किया, इसके कुछ रीज़न है। पहला, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लैब, क्योंकि जो फ्रूट फ्लाइज हैं इनको लैब में ग्रो करना, सिंपल न्यूट्रिशन देना एक सॉल्यूशन बनाकर, तो ये इजीली ग्रो हो जाते हैं लैब में। दे कंप्लीट लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, तो इनकी लाइफ साइकिल है 2 वीक्स। इसका मतलब हम इजीली नेक्स्ट जनरेशन को भी देख सकते हैं। अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, तो एक सिंगल रिप्रोडक्शन से ही ऑफस्प्रिंग्स बहुत ज़्यादा संख्या में प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक्सेस, तो इनमें जो मेल और फीमेल हैं उन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं। इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप, और इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, जो कैरेक्टर्स हैं, उनको हम आसानी से माइक्रोस्कोप्स में देख सकते हैं, जैसे आई कलर, विंग का साइज, बॉडी का कलर, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, तो ए डायग्राम है, मेल जो हमें दिखाई दे रहा है ये स्मॉल है एंड द फीमेल इज लार्जर, सो वी कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, so these are two processes related with chromosomes. Linkage, it is the inheritance of genes of the same chromosome together and the capacity of genes to retain their parental combination in next generation. तो लिंक का मतलब होता है कनेक्शन, तो लिंकेज प्रोसेस क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ जीन ऑफ सेम क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम में दो जीन्स हैं, फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम में अगर 2 जीन्स हैं, ये एक साथ ही आगे जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में। इसका मतलब ये पेरेंट में जो कॉम्बिनेशन है उसको ही रिटेन करेंगे, तब इसको कहते हैं लिंकेज। और अगर ये दोनों जीन्स साथ में नहीं रहते, यानी नेक्स्ट जनरेशन में ये अलग हो जाते हैं, तब इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। सो इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल
और सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो रिकॉम्बिनेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी जो क्रोमोसोम साथ में थे पेरेंट्स में, उनमें से एक किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज हो गया, और जो दूसरा क्रोमोसोम था वो क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर का मतलब होता है विच इज फ्रॉम द अदर पेरेंट। मॉर्गन कैरिड आउट मैनी डाई हाइब्रिड क्रॉसेज इन फ्रूट फ्लाइज। तो मॉर्गन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए फ्रूट फ्लाइज पर, और ये कैसे थे? डाई हाइब्रिड, यानी इन्होंने टू कैरेक्टर्स को कंसीडर किया टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। और इन्होंने मोस्टली कौन से जीन्स को स्टडी किया? जो सेक्स लिंक्ड है, यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्स से ही रिलेटेड है। ही न्यू दैट जीन्स वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो जब ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे, इन्हें पता था कि जो जीन्स हैं जो ये स्टडी कर रहे हैं वो किस पर लोकेटेड हैं? एक्स क्रोमोसोम। हमें पता है एक्स क्रोमोसोम क्या होता है? इट इज़ फॉर फीमेल। दिस इज द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर दो क्रॉसेस हैं। सबसे पहले क्रॉस ए, तो इसमें फीमेल और मेल। तो फीमेल पेरेंट कैसा है? ये है येलो बॉडी, इसकी बॉडी येलो है, और वाइट आइड, यानी इसकी आई है वाइट। तो हमें ये दिख रहा है वाई जीन, ये है येलो बॉडी के लिए, और डब्लू इट इज़ फॉर वाइट आइड, और ये है एक्स क्रोमोसोम्स। क्योंकि ये फीमेल है तो दोनों हमें दिख रहा है एक्स एक्स है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स है। और मेल में ये है एक्स और नीचे वाला है वाई। तो ये है वाइल्ड टाइप। जो मेल है वो कैसा है इन्होंने क्रॉस किया? वाइल्ड टाइप। ये था ब्राउन बॉडी और रेड आई। जब इनको क्रॉस किया गया तो फर्स्ट जनरेशन में इन्हें दिखाई दिया कि वाइल्ड टाइप भी है। वाइल्ड टाइप होता है ब्राउन बॉडी रेड आई, और दूसरे जो थे वो थे येलो बॉडी और वाइट आई। तो दोनों ही पेरेंट कॉम्बिनेशन F1 में थे, और जब इनको दोबारा क्रॉस किया गया F2 में, तो जितने भी रिजल्ट्स आए उनमें से इन्होंने देखा पेरेंटल टाइप, यानी पेरेंट के जो कॉम्बिनेशंस थे। पेरेंट के कॉम्बिनेशन क्या है? ये है येलो बॉडी और वाइट आई, और ब्राउन बॉडी और रेड आई। ये कितने आए? 98.7%। जबकि रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने आए? 1.3%, यानी कि न्यू कैरेक्टर्स। तो न्यू कैरेक्टर का मतलब क्या होगा? येलो बॉडी और रेड आई, और ब्राउन बॉडी और वाइट आई। तो पेरेंट के कॉम्बिनेशंस जो पेरेंट में थे ये 98.7 थे, और रिकॉम्बिनेंट थे 1.3। इसका मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। इस प्रोसेस को ही कहा जाता है लिंकेज, क्योंकि हमें दिख रहा है पेरेंट के जो जीन्स हैं वो साथ में ही आगे आए, जबकि जो न्यू कैरेक्टर्स हैं वो दे आर वेरी लेस। इसका मतलब जो रिकॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कम है। एक सेकंड क्रॉस अगर हम देखें, इसमें जो फीमेल है वो है वाइट आई और मिनिएचर विंग्स, यानी स्मॉल विंग्स हैं, और मेल है वाइल्ड टाइप। इसका मतलब होता है रेड आई और नॉर्मल विंग्स। जब इनको क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन में वाइल्ड टाइप भी थे और वाइट आई और मिनिएचर विंग्स भी थे, लेकिन जब इनको F2 में दोबारा आपस में क्रॉस किया गया तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, यानी कि वाइट आई मिनिएचर विंग्स या फिर रेड आई और नॉर्मल विंग्स जो पेरेंट्स में कैरेक्टर थे, ये आए 62.8% ऑफस्प्रिंग्स में। जबकि न्यू कैरेक्टर्स यानी कि वाइट आई और नॉर्मल विंग्स और रेड आई और मिनिएचर विंग्स ये आए 37.2%। इसका मतलब जो क्रॉस बी है इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कम हुआ, और रिकॉम्बिनेंट जो था, जो न्यू कैरेक्टर्स थे वो बढ़ गए। इसका क्या रीज़न है? तो अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो हमें दिखाई देता है कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट में येलो बॉडी और वाइट आई यानी कि वाई और डब्लू, इनका अगर आप डिस्टेंस देखें तो ये बहुत कम है। यहाँ पर ब्राउन बॉडी और रेड आई, इनका भी अगर आप देखें दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। जबकि क्रॉस बी में वाइट आई और मिनिएचर विंग्स के जो जीन्स हैं इनका डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा कंपैरिजन में ज़्यादा है।
तो यहाँ पर देखें बहुत लेस है और यहाँ पर ज़्यादा है। ऐसा ही वाइल्ड टाइप में भी है कि रेड आई और नॉर्मल विंग्स के बीच में भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ द रीज़न दैट व्हेन जीन्स आर क्लोज टुगेदर, जब दो जीन्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं तो इसका मतलब वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन सेम रहता है। जबकि अगर जीन्स एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं तो क्रॉसिंग ओवर या न्यू कैरेक्टर का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ये जीन ईजिली दूसरे वाले के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी क्रॉसिंग ओवर विल बी ईजी बिकॉज बोथ द जीन्स आर फार. So linkage is because of two genes are close together, and crossing over is because they are far apart from each other. So this is crossing over and recombination. तो ये हैं दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यहाँ पर है कैपिटल ए, इनके पास स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, देन क्रॉस क्रोमोसोम क्रॉस ओवर। तो हमें दिख रहा है एक आर्म जो है इसने क्रॉसिंग ओवर किया और अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर लिया, यानी कि रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स विल बी फॉर्म्ड, और दो आर्म इनके हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। नाउ जीन मैप्स। सो एल्फ्रेड स्टर्टवेंट, he was a graduate and working in Morgan's lab in part time in 1911। तो जो एल्फ्रेड स्टर्टवेंट थे ये मॉर्गन के साथ वर्क करते थे। ही हाइपोथेसाइज्ड, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, द फार्दर अपार्ट टू जीन्स आर ऑन अ क्रोमोसोम द मोर लाइकली दे आर टू बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। तो इनका ये स्टेटमेंट था, द फार्दर अपार्ट टू जीन्स आर ऑन अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पर दो जीन्स जितना ज़्यादा दूर हैं, मोर लाइकली दे आर टू बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, तो इनमें क्रॉसिंग ओवर ईजी होगा। तो जीन्स जितने ज़्यादा दूर होंगे क्रॉसिंग ओवर या न्यू कैरेक्टर्स का चांस बढ़ जाएगा। हाउ ऑफन लिंक्ड जीन्स आर सेपरेटेड। सो जो लिंक्ड जीन्स हैं, जो दो जीन्स एक दूसरे के साथ हैं, ये कितना ज़्यादा अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, रिकॉम्बिनेशन कितना बढ़ रहा है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उन जीन्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। क्योंकि हमने देखा लिंकेज में डिस्टेंस कैसा होता है, कम, और क्रॉसिंग ओवर में डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा। इसका मतलब हम एक जीन मैप या जीन का जो पोजीशन है क्रोमोसोम पर उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। सपोज दिस इज़ वन क्रोमोसोम एंड दिस इज़ अनदर क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में कैपिटल ए जीन है और बी है, तो इन दोनों के बीच में हमें दिख रहा है डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी इनमें रिकॉम्बिनेशन विल बी मोर। और जो सेकंड वाला है इसमें दिख रहा है ए और बी के बीच का डिस्टेंस लेस है, इसका मतलब लिंकेज का चांस इसमें ज़्यादा है। सो दो जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मेजर किया जाता है, जो यूनिट है उसे कहते हैं मॉर्गन। सो द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज मॉर्गन। ये डेसी मॉर्गन भी हो सकता है, यानी कि हमें पता है डेसी, सेंटी, मिली। तो मिली क्या होता है 1000 पार्ट, सेंटी होता है 100 पार्ट। तो ये मॉर्गन जो यूनिट है इट इज़ जस्ट लाइक अ मीटर, जैसे स्टैंडर्ड होता है मीटर डिस्टेंस में। जो क्रोमोसोम्स हैं क्योंकि उनमें डिस्टेंस बहुत कम होता है जीन्स के बीच में, तो एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं मॉर्गन। सो दिस यूनिट इज़ यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। ओके चिल्ड्रन, थैंक्स।